हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी कंपटीशन। बीच में किसी कारणवश बिहार एसआई का पेपर हो जाने के कारण आप लोग का क्लास एब्सेंट चल रहा था। उसके बाद जैसे ही नए साल का शुरुआत हो तो तबीयत खराब होने के कारण हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें भी बहुत ज़्यादा खेद है। और आप लोगों को मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व तक पढ़ा दिया गया था। अब उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो उससे संबंधित राज्यपाल है तो राज्यपाल के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा हम लोग को फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे। नियंत्रण महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे तो उसके बाद महाधिवक्ता पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके आप लोग को भी समझने में आसानी होगी और हमें भी पढ़ाने में थोड़ी सी सरलता होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और आपको एक से इससे संबंधित आपको 5 पॉइंटों को पढ़ना पड़ता है। पहला हो गया निर्वाचन, दूसरा योग्यता, तीसरा शपथ और चौथा कार्य और शक्ति। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल 52 में ये वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और ये पर अपने मतलब कार्यपालिका के प्रमुख होने के कारण ये अपने सारा कार्य जो होता है वो अधीनस्थ अधिकारियों से या मंत्रियों से कराता है। तो पहला भी पढ़ते हैं निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन में आते हैं तो आर्टिकल 54 में उल्लेखित है निर्वाचन मंडल के बारे में कि इसके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे और किन किन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद निर्वाचन प्रणाली आर्टिकल 55 में उल्लेख किया गया। इसके कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया और पूर्ण निर्वाचन आर्टिकल 57 में उल्लेखित है। अब आर्टिकल 54 को समझते हैं, ये क्या कहता है। आर्टिकल 54 में ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति को चुना जाएगा वो आपको लोकसभा से होंगे और राज्यसभा से होंगे। और उसके बाद आप दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य होंगे और उसके बाद सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के तहत, आर्ट, कला, समाज सेवा सब के क्षेत्र में जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य। आए दिन ये क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाता है। तो दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन प्रणाली के बारे में। निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख आपको आर्टिकल 55 में किया गया और उसमें कहा गया कि इसका चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाए, यानी जो आप विधानसभा के सदस्यों को या लोकसभा के सदस्यों को आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और वो ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली होगा। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसको किया जाएगा और एक संक्रमण ही हस्तांतरित मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब आते हैं इसके कार्यकाल के बारे में समझते हैं। इसके कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया। इसमें कहा गया है कि समांतर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो पद धारण करने की तिथि से नेक्स्ट 5 साल तक होता है, लेकिन वास्तविक रूप में आपको शपथ ग्रहण जिस दिन लेता है उस दिन से इसका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 5 साल तक रहता है। उसके बाद ये पुनर्निर्वाचन करने की भी शक्ति आपको आर्टिकल 57 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। जैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको पुनर्निर्वाचन भी किया गया था। अब बताया राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो, उसके बाद न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको ये एग्जाम पूछता है राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। उसके बाद केंद्र और राज्य में किसी भी लाभ पद पे आप न हो, लेकिन उसमें से भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र
राज्य के सभी मंत्रियों को लाभ पद पे नहीं माना जाता, उनको सेवा के पद पे माना जाता है। अब आता है शपथ। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है उसका उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है और आर्टिकल 60 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की जो शपथ प्रक्रिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कराया जाता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, इस संबंध में जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा का वचन देता है और संविधान की रक्षा के पालन करता है। अब आता है कि जो भी आपको राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का जो विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष। अब पद की समाप्ति कैसे होती है? पद की समाप्ति या तो मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाता है। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो देना, और या महाभियोग के समय आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग लगा करके और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जहाँ पे लड़का लोग फंस सकता है कि संविधान का रक्षक कौन किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन मूल अधिकार का रक्षक कौन था, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है? अगर संसद को ये लगता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तथा संविधान को आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्रस्ताव देता है कि आपके प्रति महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है या आप संविधान के निष्ठा के प्रति कार्य कीजिए, नहीं तो अपना पद खाली कर दें। उसके लिए आपको किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन 25% सदस्यों का हस्ताक्षर किया जाता है उस पर। उसके बाद तब इसमें प्रस्ताव में कुल मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में। उसके बाद सदन से 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित कराया जाता है। उसके बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है, वहाँ पे भी कुल सदस्यों का निर्वाचित प्लस मनोनीत का 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कराया जाता है। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उसे महाभियोग माना जाता है, तो उसी समय से राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाता है। अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ये संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो अर्ध न्यायिक होती है। ये क्वेश्चन आता है कि न्यायिक होती है कि अर्ध न्यायिक होती है कि सांविधिक होती है, तो ये आपको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के पास आपको एक आपातकाल की शक्तियाँ अलग होती है, एक शांति काल की शक्तियाँ अलग होती है। तो शांति काल में आपको विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्त शक्ति और राजनयिक शक्ति होती है। किंतु आपातकाल में राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय आपात होता है। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या कहता है। तो विधायी शक्ति में आप संसद का अभिन्न अंग होता है जिसको आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद संसद के अधिवेशन को बुलाना या समाप्त करना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब कभी आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव के बाद पहली जो भाषण दिया जाता है वो राष्ट्रपति अधिघोषणा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तथा सदन के प्रथम सत्र तथा वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। लोकसभा को निश्चित अवधि के समय पहले भी वो भंग भी कर सकते हैं, यानी 5 साल के पहले वो भंग कर सकता है, किंतु प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर ही भंग कर सकता है। इसको उल्लेख आर्टिकल 85 में किया गया है। और जब कभी संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश लाता है जिसकी अवधि 6 महीने तक होती है, किंतु अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अगर संसद की अनुमति मिल जाती है तो अधिनियम हो जाता है। किंतु अगर संसद का सत्र समाप्त हो गया और संसद का अनुमति नहीं मिलती तो 6 सप्ताह बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अब कार्यपालिका शक्ति क्या है? तो चूँकि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसलिए आपको वो खुद काम ना करके
अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा तथा अपने नियुक्त मंत्रिमंडलों द्वारा एक अपने कार्य को संपादित कराता है। इसके लिए एक मंत्रिमंडल का वो गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। उसके बाद राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तो राज्यों का राज्यपाल को और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उप राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब न्यायिक शक्ति क्या है? मान ली किसी भी अपराध के क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ होती है कि जो किसी अपराध को कम कर सकता है या नहीं कम कर सकता है, या उसके सज़ा को बदल सकता है। सॉरी, अपराध को सज़ा बोलना चाहिए था। तो एक एक करके क्या समझते हैं कि ये क्या है? क्षमा करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति अपराध दंड को कम कर सकता है यानी पूर्ण मुक्त कर सकता है। लघुकरण के थ्रू अगर हम आते हैं तो सजा की कठोरता को कम कर सकता है। परिहार, पिछला बार बिहार एसआई में पूछा गया था कि समयावधि को कम करना क्या कहलाता है, तो परिहार कहलाता है। यानी सज़ा की जो कठोरता होती है उस समयावधि को कम कर सकता है। विराम, कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला जैसे अपंग है या गर्भवती हो गई है तो उसकी सज़ा को अवधि को कम कर सकता है। तो इससे स्थापित होता है कि राष्ट्रपति अपना हर क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखता है। प्रविलंबन, मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, इस प्रविलंबन कहलाता है। अब कानूनी संबंधी किसी भी बात पर राष्ट्रपति अगर चाहे तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, किंतु ध्यान देने योग्य ये बात ही है कि राष्ट्रपति न उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है, न भारत का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 143 में किया गया है। अब राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति चूँकि हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो तीनों प्रमुखों को नियुक्त करता है तथा युद्ध की स्थिति में बंद या आपातकाल की घोषणा करता है। अब राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के थ्रू आर्टिकल 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण मंत्रिपरिषद के माध्यम से संसद में रखवाता है। तो ये उल्लेख ये क्वेश्चन भी आता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 112 में किया गया। और तुरंत आपको कुछ 26 दिसंबर को जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया? तो 123 में। सिर्फ जिस चीज़ों को आपको पढ़ाया जाए उतना पढ़ लीजिए, पॉलिटी से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। उसके बाद भारत के आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण स्थापित होता है। अब राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति विदेशों में अपने राजदूतों को नियुक्त करता है, राजदूतों को का प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। विश्व के किसी भी अन्य देशों के साथ संधि या समझौते पर राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर किया जाता है। अब आपातकाल शक्ति क्या होता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो आपको पता है 3 बार लगा हुआ था, 62, 71, 75। राष्ट्रपति शासन 356 के दौरान जो कई बार लग चुका है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा। और राष्ट्रपति शासन को तो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में रहती है वो अपने अनुसार इसका इस्तेमाल करती है। आए दिन इस पर विवाद भी होते रहता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि युद्ध या बाहर आक्रमण होने वाला है या सशस्त्र विद्रोह होने या आपको राष्ट्र के अंदर ही भयंकर विद्रोह होने वाला है जिसका आंतरिक अशांति कहा जाता है, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले उसको लिखित रूप में मंत्रिमंडल के सहमति लिया जाता है, पहला। दूसरा कि आपातकाल जब वो घोषणा कर देता है तो 1 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक हो जाता है।
यहाँ पे भी राष्ट्रपति पूर्ण तरह से अपने अधिकारों को नहीं उपयोग करता, संसद के माध्यम से अपने अधिकार को उपयोग कर सकता है। एक बार में आपातकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु फिर जब 6 महीने के बीतने के बाद संसद अनुमोदित कर देता है तो फिर 6 महीने आगे बढ़ जाता है। ऐसे करके अनगिनत बार इसको बढ़ाया जा सकता है। अब तक 3 बार इसकी घोषणा किया गया, 62 के समय, 71 के समय और 75 के समय ये किया गया। अब राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार न चल रही हो तो और इसकी जानकारी राज्यपाल को होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की स्वीकृति, राष्ट्रपति शासन लगाने की स्वीकृति 2 महीने के अंदर से लेना आवश्यक हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 360 वित्तीय आपात का, जो अभी तक लगा तो एक बार नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को ये हो जाता है किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट आने वाला है या राष्ट्र पर वित्तीय संकट आने वाला है तो वित्तीय आपातकाल की वो घोषणा कर सकता है, जो 2 महीने के लिए लागू होता है, किंतु भारत में अभी तक इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रपति को के इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति अचानक किसी प्रधानमंत्री के निधन पे वो अपने विवेकानुसार वरिष्ठतम सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उनसे बोल सकता है कि आप अपना बहुमत संसद में पेश करें। अब इससे आप समझ आते कुछ उसको वीटो दिया गया। वीटो एक लैटिन, जैसे आप लोग जानते ही हैं, वीटो जो था एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रोकना। तो राष्ट्रपति के पास ऐसे 3 वीटो है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा का सस्पेंसिव वीटो, तीसरा का पॉकेट वीटो। एक एक करके समझते हैं कि राष्ट्रपति इन वीटो का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है। पहला एब्सोल्यूट वीटो, अगर संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रखता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है तो और अधिनियम बन जाता है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया। अब आता है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक जो संविधान संशोधन हो और धन विधेयक हो राष्ट्रपति द्वारा संसद में पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसको पुनः संसद में भेज सकता, किंतु अगर संसद उस पर पुनर्विचार करके सुधार करे या ना करे फिर राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति वहाँ पे विवश हो जाता है कि हस्ताक्षर करने के लिए और वो अधिनियम बन जाता है। 42वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को ये पहला बार में ही विवश कर दिया गया था, किंतु 44वां संविधान संशोधन में फिर ये छूट दिया गया है कि राष्ट्रपति के अधिकार अपना प्रयोग करे, अगर उसको लगे कोई चीज़ गलत हो रहा है तो संसद को भेजे। नहीं तो 42वां संविधान संशोधन में पहला बार में विवश कर देगा, अगर संसद भेजती है तो आपको हस्ताक्षर करना ही करना है। अब होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो इसका चूँकि कहीं पे इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसको एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है। मान लीजिए कोई विधेयक अगर आपको संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति उसको कुछ करे ही नहीं, अपने पास ही छोड़ दे, ना वो संसद के पास भेजे, ना उस पर अपनी राय दे, ना कुछ करे, अपने पास ही छोड़ दे, तो वो पॉकेट वीटो कहा जाता है। जिसे डाक अधिनियम के थ्रू राष्ट्रपति इस एक बार इस वीटो का प्रयोग कर चुके हैं। ये थे हमारे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स। अगर इस वीडियो को देखें इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको अगर फंसता है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा और सभी के सभी प्रश्न आपके सही होंगे। ऐसे ही आप अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए तथा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए इसी से संबंधित अब आपको राज्यपाल आता है, जो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जो आपको राष्ट्रपति की शक्ति होती है थोड़ी सी कम करके राज्यपाल को शक्तियाँ दिया गया है, इसलिए राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और वो राष्ट्रपति का अपना आदमी होता है। अब देखते हैं राज्यपाल का। अब राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल के पास भी विधायी, कार्यकाली, वित्तीय और न्यायिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है, किंतु कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। किंतु कुछ विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल के पास होती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास नहीं होती। राज्यपाल का पद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त होता है, पहला। दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में राज्यपाल एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करता है। कुछ विधानसभाओं में जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में राज्यपाल जो होता है वो एक आंग्ल भारतीय को भी नामित करता है। जम्मू कश्मीर में 2 महिलाओं को राज्यपाल नामित करता है तथा राज्य के विश्वविद्यालय उपकुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन विश्वविद्यालय के वो कुलपति होता है, यानी प्रमुख होता है सभी विश्वविद्यालयों के। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। उसके बाद अगर राज्य में संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा हो तो राष्ट्रपति को ये परामर्श देता है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया जाए। तीसरा नेक्स्ट जो इसका अधिकार होता है राज्यपाल जो होता है विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है। जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित है उनको मनोनीत वो कर सकता है। अगर उसके बाद विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से परामर्श, विचार विमर्श लेने के लिए अपने पास वो रख सकता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 200 में किया गया है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह ही न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार होता है, किंतु वो मृत्यु दंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन आजीवन कारावास में बदल सकता है। वो राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु उसका उल्लेख 213 में किया गया। और नागालैंड का जो राज्यपाल होता है एक महिला मंत्री को मनोनीत करता है। और वैसे ही सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधानसभा में 1 सीटें बौद्धों के लिए धर्म के आधार पे, जो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं, लेकिन सिक्किम पर ये लागू होता है और धर्म के आधार पर 1 सीटों को आरक्षित किया गया है विधानसभा में। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और अपना समर्थन प्लीज़ हमें देते हैं, ताकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके साथ हम लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।